नमस्कार, मैं हूं राजेश सिंह और आप देख रहे हैं स्पॉटलाइट। 1 जुलाई से क्रिप्टो पर टीडीएस क्या लगा, भारतीय एक्सचेंजेस पर, खासकर जो 4 बड़े एक्सचेंजेस पर, वहां क्रिप्टो की ट्रेडिंग में 60 से 87% की ड्रॉप आ गई। ये क्यों हुआ, इसकी हम एनालाइज करेंगे आज के स्पॉटलाइट में। यही मुद्दा है। हालांकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में ही अनाउंस कर दिया था कि 1 जुलाई से क्रिप्टो पे टैक्स लगेगा और 1 अप्रैल से 30% इनकम टैक्स लगेगा उस पर, क्रिप्टो से जो कमाई होगी उस पर। लेकिन एकाएक जो सडन फॉल हुआ है, ये क्या सिर्फ टीडीएस लगने के चलते हुआ है या जो अंतर्राष्ट्रीय माहौल में क्रिप्टो जो कीमतें गिर रही हैं उसका भी कुछ असर है? इन सभी मुद्दों पे हम बात करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान होंगे, लेकिन इन सभी मुद्दों पे बात करने से पहले देखते हैं ये खास रिपोर्ट। एक तरफ क्रिप्टो विंटर और ऊपर से टीडीएस की दोहरी मार। क्रिप्टो विंटर यानी जब क्रिप्टो करेंसी बाजार में बेयर्स कब्जा हो। साफ शब्दों में समझे तो लगातार गिरावट और घाटा। और इस घाटे के बीच भारत में 1 जुलाई से लागू हो गया क्रिप्टो करेंसी की लेन देन पर 1% का टीडीएस। ऐसे में क्रिप्टो करेंसी ट्रेडर्स ने बाजार से अपना हाथ खींचना शुरू कर दिया। नतीजा ये हुआ कि टैक्स लगने के बाद से भारत के 4 क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजों की वॉल्यूम 60% से भी ज्यादा गिर गई, जिससे अब ट्रेडिंग पर असर पड़ रहा है। लेकिन वॉल्यूम पर किस कदर मार पड़ी है और टैक्स के क्या मायने हैं, उससे पहले ये समझते हैं कि पिछले कुछ महीने क्रिप्टो बाजार के लिए कितने सख्त रहे। पिछले 1 महीने में सबसे ज्यादा प्रचलित क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन 37% तक टूटा है और इसने $19,000 के स्तर को भी तोड़ा है। वहीं इथेरियम में लगभग 40% की गिरावट रही है और ये $1100 के करीब चल रहा है। पिछले 8 महीनों में बिटकॉइन अपनी रिकॉर्ड ऊंचाई से 74%, तो वहीं इथेरियम 75% कमजोर हो चुका है। ऐसी गिरावट में निवेशकों और ट्रेडर्स ने पैसे बाहर खींचना शुरू कर दिया था। कुछ सालों से लोगों ने मुनाफा कमाया था, वो ऐसे गायब हो रहा था जैसे गर्म तर पानी। लिहाजा एक समय जो क्रिप्टो करेंसी मार्केट युवाओं को बेहद भा रहा था, वो अब जी का जंजाल लगने लगा है। इस बीच 1 जुलाई से टैक्स लागू होने से ये गर्म बाजार अब बिल्कुल ठंडा सा पड़ गया है। दरअसल सरकार क्रिप्टो करेंसी के अनरेगुलेटेड होने के कारण खुश नहीं थी और रेगुलेशन की इस कमी में बाजार और निवेशकों को सचेत रखने के लिए इस पर टैक्स के ऐलान भी किए गए। फरवरी में बजट के साथ ही क्रिप्टो करेंसी से हुई कमाई पर 30% के टैक्स और इसकी खरीद बिक्री पर 1% के टीडीएस का ऐलान किया गया। साथ ही क्रिप्टो में हुए घाटे को ऑफसेट करने पर भी पाबंदी लगाई गई, जबकि शेयर बाजार और बॉन्ड्स में ऑफसेट की सुविधा होती है। टैक्स के साथ जिस तरह से ये कॉम्प्लायंस के नियम बढ़े हैं, उससे ये अनुमान लगाया गया था कि वॉल्यूम में गिरावट जरूर आएगी, लेकिन इतनी ज्यादा गिरावट आएगी ये शायद एक्सचेंजों को भी नहीं लगा था। टीडीएस लागू होने के ठीक बाद ज़ेपपे, वजीरेक्स, कॉइन्स और CoinInsideX जैसे एक्सचेंजों पर रोजाना होने वाले ट्रेड वैल्यू में 60 से 87% तक की गिरावट आई है। कुल वॉल्यूम की बात करें तो वजीरेक्स पर 58%, CoinInsideX पर 93%, ज़ेपपे पर 94% की कमी आई है। वजीरेक्स पर टीडीएस से पहले $195 मिलियन का ट्रेड हो रहा था, वहीं टैक्स के बाद ये घटकर $4.5 मिलियन का रह गया है। CoinDCX पर भी यही हाल रहा और वॉल्यूम $32 मिलियन से घटकर 2.1 मिलियन पर आया। ज़ेपपे की बात करें तो ये भी $19 मिलियन से घटकर $1.1 मिलियन पर आ गिरा है। विदेशी क्रिप्टो एक्सचेंज पहले ही दबाव में है और कई ने तो घाटे और दिवालिया होने की बात भी कही है। कुछ ने एम्प्लॉइज की छटनी भी की है और एक एक्सचेंज ने अपने पेमेंट पर डिफॉल्ट भी किया। ऐसे माहौल में भारतीय क्रिप्टो एक्सचेंज पर भी प्रेशर है और क्रिप्टो विड्रॉल पर बैन लगाया जा रहा है। पहले ही बाजार में क्रिप्टो पेमेंट्स पर कई तरह की बंदिशें थी, पर कई लॉन्ग टर्म निवेशकों में अब भी उम्मीद है कि लंबे समय में हालात सुधरेंगे और इन स्तरों पर खरीदारी का फायदा लंबे समय में मिलेगा। लेकिन ज्यादातर ट्रेडर्स सतर्क हैं और फिर से एंट्री लेने से पहले वेट एंड वॉच की स्थिति में है। ट्रेडर्स को इंतजार है कि कुछ रिकवरी लौटे तो शायद बाजार में फिर एक्शन की सुगबुगाहट होगी। वहीं कई अब रेगुलेशन की राह देख रहे हैं, वहीं कईयों को भारतीय रिजर्व बैंक की डिजिटल करेंसी का इंतजार है, लेकिन इन सब के लिए इंतजार लंबा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ET9 स्वदेश। और इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ गए हैं। अजीत खुराना, जो कि फाउंडर है रिफ्लेक्सिकल के, नैमिष सांघवी, जो कि फाउंडर है कॉइन क्रंच इंडिया के, और एडवोकेट PM मिश्रा, जो कि क्रिप्टो करेंसी के एक्सपर्ट हैं। सबसे पहले नैमिष सांघवी जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। एक तरफ तो क्रिप्टो विंटर और दूसरी तरफ 1% का टीडीएस, किसे आप जिम्मेदार मानते हैं भारत में एकाएक क्रिप्टो कारोबार में इतना तेजी से फॉल होने का?
आई थिंक थैंक यू मेरे को अपॉर्चुनिटी देने के लिए। और मैं ये बोलूंगा कि भारत में अगर जो क्रिप्टो का जो ट्रांजैक्शन वॉल्यूम कम हुआ है एकाएक, वो तो टीडीएस की वजह से ही हुआ है। थोड़ा बहुत ग्रेजुअली वॉल्यूम में फॉल हो रहा था क्योंकि ओवरऑल मार्केट नीचे आ रही थी, लेकिन जो 30 जून के बाद 1 जुलाई को या 2 जुलाई को एकदम से आपने 80-90% का डंप देखा है या वॉल्यूम में, वो 100% टीडीएस की वजह से है। मेरा मानना है कि आगे चल के शायद जब थोड़ी सी क्लैरिटी ट्रेडर्स को भी मिल जाएगी तो वो कहीं ना कहीं फॉर्मुलेट कर लेंगे किस तरह से उनको ट्रेडिंग करनी है। लेकिन अभी के लिए जो डे ट्रेडर्स है, जो आर्बिट्राजर्स है, उन्होंने अपना ट्रेडिंग बंद कर रखा है, जिसकी वजह से वॉल्यूम 100% कम हुआ है। अजीत खुराना जी, अगर हम आपसे पूछे कि आपको क्या लगता है कि टीडीएस भरने का प्रोसेस बहुत लंबा चौड़ा है, उसके चलते टेक्निकल दिक्कत आ रही है? क्योंकि सरकार का ये मानना है कि 1% टीडीएस से उनके पास बहुत ज्यादा रेवेन्यू नहीं आएगा, लेकिन ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी ट्रेड में, और इसलिए वो टीडीएस लगा रहे हैं। देखिए, कितने भी प्रतिशत होता, चाहे 5% होता है, 1% होता है या 0.001% होता, ट्रांसपेरेंसी नहीं आती, कलेक्शन में फर्क पड़ता। हुआ यह है कि दो चीजें हैं जो कि खास भारत के बारे में है। पहली बात, यहाँ के जो निवेशक हैं क्रिप्टो के, वो बहुत सारे, लगभग 70-80% किसी और चीज में निवेश नहीं करते, सिर्फ क्रिप्टो में करते हैं। तो उन्हें निवेश की जानकारी नहीं है। निवेश की जानकारी ना होने से टीडीएस की जानकारी नहीं है। दूसरी चीज यह है कि 99% से भी ज्यादा, मतलब लगभग 100%, बट 99 पॉइंट समथिंग % ऑफ द लोग ट्रेडिंग करते हैं, यानी खरीदते बेचते, कई बार दिन में ही 10 बार कर जाते हैं। यदि हर ट्रांजैक्शन पे उनका 1% कम हो गया तो कुछ दिन में तो उनके पैसे खत्म हो जाएंगे, इसलिए उन्होंने ट्रेडिंग रोक दी है। तो मेरा ये कहना है कि आपको क्या लगता है कि ये ट्रेडिंग एक बार क्लैरिटी आ जाएगी तो इसमें फिर तेजी आ जाएगी, या अभी विंटर जो फॉल हो रहा है क्रिप्टो में, उसका दौर अभी और भारत में उसका भी इंपैक्ट रहेगा? देखिए, दो चीजें हैं जो हमें दो थप्पड़ लग रहे हैं, करेला वो भी नीम चढ़ा। एक है कि कीमतें कम हो रही हैं, ये हुआ करेला, लेकिन उसके ऊपर जो नीम चढ़ा है वो है कि वॉल्यूम भी कम हो रहे हैं। कीमतें जो है मेरे ख्याल से और गिर सकती हैं, लेकिन ठीक हो जाएगी, उसके अंदर वो तो बाजार ऊपर नीचे जाता है। वॉल्यूम जो है वो बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि यदि आप बिटकॉइन, इथेरियम ऐसे गिने चुने 2-4 और कॉइन छोड़ दो, बाकियों में वैसे भी काफी कम वॉल्यूम था। अब वो कम वॉल्यूम जब बहुत कम हो जाएगा, तो जब आप खरीदने जाएंगे मार्केट बढ़ जाएगी, जब आप बेचने जाएंगे तो मार्केट गिर जाएगी, इसे स्लिपेज कहते हैं। तो ये हर एक के लिए बहुत ही बुरी बात है। मिश्रा जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। आपको क्या लगता है कि ये भारत में जो टैक्स लगाया जा रहा है, या क्रिप्टो पे इंटरनेशनल रेगुलेशन नहीं है, भारत में भी रेगुलेशन की अभी बहुत कमी है, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का बिल्कुल कहना है कि अगर कोई इनकम हो रहा है तो टैक्स देना पड़ेगा और वहाँ ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, तो क्या ये सारी चीज़ें तब तक चलती रहेंगी जब तक रेगुलेशन क्लियर ना हो? क्योंकि आरबीआई भी डिजिटल करेंसी की बात कर रहा था, लेकिन काफ़ी स्लो प्रोसेस वो चल रहा है, वो कब तक आएगा उस पर अभी कोई क्लैरिटी नहीं है। पहली बात मैं ये क्लियर कर दूं, आरबीआई पूरी तरीके से क्रिप्टो करेंसी के खिलाफ है, और सिर्फ आरबीआई नहीं, अंतरराष्ट्रीय जितने सेंट्रल बैंक है वो क्रिप्टो करेंसी के साथ है नहीं। वो अपनी डिजिटल करेंसी की बात कर रहे हैं, सीबीडीसी की बात कर रहे हैं। दूसरी बात, रेगुलेशन लाना है तो गवर्नमेंट को लाना है, और रेगुलेशन के साथ क्रिप्टो करेंसी की डाउनफॉल ये रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखें, टेरा लूना का क्रैश हुआ, इक्विटी मार्केट क्रैश है, सेल्सियस, ये इंटरनेशनल बहुत सारी पेरिफेरल चीजें थी जिसके वजह से वो मार्केट गिरी, वॉल्यूम गिरी, और पूरा का पूरा मार्केट ठंडा पड़ गया। उसी टाइम में यूरोप में भी टेरा लूना के बाद बहुत सारे स्ट्रिक्टर रेगुलेशन। हमें लगता है कि कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है मिश्रा जी के साथ। नैमिष जी, आपके पास आना चाहेंगे। अभी यूरोपियन यूनियन ने रेगुलेशन MiCA करके पास किया है, क्या आपको लगता है कि वो काफ़ी है और बाकी देशों के उन्हीं के लाइन पे चलना चाहिए, कि इंडिया में कुछ अलग होना चाहिए, और रेगुलेशन पे आपका क्या कहना है? देखिए, आई थिंक जो माइका मतलब जो MiCA रेगुलेशंस है, वो उस मार्केट के लिए इस वक्त इट्स अ गुड स्टार्ट। यूरोपियन मार्केट के लिए या एक वेस्टर्न मार्केट के लिए वो एक अच्छा स्टार्ट है। इंडियन मार्केट और इंडियन रेगुलेशंस वेस्टर्न मार्केट से काफी अलग रहते हैं। हमारे यहाँ पे कैपिटल रिस्ट्रिक्शंस है, हमारे यहाँ पे कैश के रिस्ट्रिक्शंस है,
तो उन सबको ध्यान में रखते हुए सारे रेगुलेशंस बनते हैं, क्योंकि यहाँ पे कैश का रिस्ट्रिक्शन है। गवर्नमेंट को एक और फियर है कि लोग अपने कैश या ब्लैक मनी को क्रिप्टो से कन्वर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे कैपिटल रिस्ट्रिक्शंस है, तो गवर्नमेंट को ये फियर है कि हम यहाँ से पैसे देश के बाहर भेज रहे हैं क्रिप्टो के जरिए। और ये सब फियर के चलते रेगुलेशन ऑब्वियसली किसी भी वेस्टर्न मार्केट या किसी डेवलप्ड कंट्री से अलग होनी चाहिए हमारे कंट्री में। बट जब तक ये रेगुलेशन फॉर्म नहीं होती तब तक अगर आप ये इनडायरेक्टली इंडस्ट्री को रोकना चाहते हो बाय दिस हैवी टैक्सेशन, तो मेरे ओपिनियन से दिस इज नॉट द राइट वे। अगर इंडस्ट्री के लीडर्स को, इंडस्ट्री के पायनियर्स को साथ में लेके एक रेगुलेशन बनाने के लिए बैठा जाए, तो आई एम श्योर कि इंडियन कम्युनिटी के लिए स्पेसिफिकली अच्छा रेगुलेशन बन सकता है क्रिप्टो करेंसी को, और हम हमारे इंडिया को मैप में ला सकते हैं वर्ल्ड वाइड इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी एंड फ्यूचर ऑफ Web3। पर अभी ये हो नहीं रहा है। आई विश कि फ्यूचर में ऐसे हो। माइका के अंदर भी जितना कि मुझे पता है कि वहाँ भी मनी लॉन्ड्रिंग को चेक करने के लिए प्रोविजंस बनाए गए हैं, जो कि भारत में कंसर्न है ब्लैक मनी को। हाँ, तो ऐसे केसेस में क्या आपको लगता है कि किस तरह की और चेंजेस या यहाँ के रेगुलेशन यूरोपियन यूनियन के रेगुलेशन से क्या किस तरह से डिफरेंट होना चाहिए, या क्या हमें यूनाइटेड स्टेट्स में जब तक रेगुलेशन ना बन जाए तब तक कुछ अपने भारत के रेगुलेशन को रोक के रखना चाहिए, और शायद वही आरबीआई या इंडियन गवर्नमेंट कर रही है? देखिए, मेरा मानना यह है कि सबसे पहला जो कदम होता है ना रेगुलेशन का, वो ये होता है किसी भी देश में कि आप जो छुपी हुई ट्रांजैक्शन है उनको सरफेस कीजिए ताकि गवर्नमेंट को उनकी जानकारी हो। यानी कि एक्सचेंजेस जो है या इंडियन कंपनीज हैं उन पर दबाव डालने की जगह उन्हें प्रोत्साहन दीजिए, क्योंकि आप उनके पास तो जा सकते हैं, उनके रिकॉर्ड तो चेक कर सकते हैं, उनके डेटाबेस चेक कर सकते हैं। यदि कोई गली मोहल्ले नुक्कड़ में कोई ट्रांजैक्शन हो रही है उसको नहीं चेक कर सकते। तो पहली बात, आप ये कानून बना दीजिए कि जो रेगुलेटेड एंटिटीज है जो ये रूल्स फॉलो कर रहे हैं, भाई वहीं ट्रांजैक्शन कीजिए। वो करते ही बहुत क्लीन हो जाएगा सिस्टम। दूसरी चीज ये की जा सकती है कि रेगुलेशन तो आती रहेगी, बिल तो आता रहेगा, कानून तो आता रहेगा। जो सबसे बड़े देश है वहां ज्यादा कानून नहीं है। अब ये माइका जो आया है वो फिर भी नई कदम है, लेकिन जो एग्जिस्टिंग कानून है, जैसे वित्त मंत्री ने हमारा इनकम टैक्स एक्ट को थोड़ा बदल दिया, ऐसे ही हर एक एक्ट को थोड़ा थोड़ा बदल दिया जाए ताकि वो एक्ट क्रिप्टो को अपने दायरे में ले ले, चाहे वो सेबी एक्ट हो, आरबीआई एक्ट हो, पीएमएलए हो, फेमा हो वगैरह। तो उसी से रेगुलेशन बन जाते हैं। जो बड़े देश हैं वो ऐसा ही कर रहे हैं। बिल्कुल। एक पॉइंट और आ रहा है कि नॉन फंजिबल टोकन्स है, एनएफटी जो है, क्या उसको भी इसी रेगुलेशन में दायरे में रखा जाए या उनके लिए कोई अलग रेगुलेशन या अलग कानून बने? क्या मानना है आपका? भारत जैसे देश में उसके लिए क्या होना चाहिए? सो एनएफटीज का आई थिंक अभी 2 या 3 दिन पहले ये क्लैरिफिकेशन आया है। बहुत सिंपल क्लैरिफिकेशन है कि अगर एक एनएफटी जो है वो एक आर्ट है या एक नॉन फंजिबल टोकन है जो जिसका काम सिर्फ ट्रेडिंग है, जिसके अंडरलाइंग कोई एसेट नहीं है, कोई रियल वर्ल्ड एसेट नहीं है, तो उसको क्रिप्टो की तरह ही ट्रीट किया जाए और उस पे टैक्सेशन, रेगुलेशन सब उसी की तरह लगेगा। लेकिन अगर एनएफटी के अंडर कोई अंडरलाइंग एसेट है, यानी कि किसी जमीन की एनएफटी बनाने की कोशिश की जा रही है, तो उस पे लॉ ऑफ द लैंड लागू पड़ेगा, ना कि क्रिप्टो का रेगुलेशन। तो आई थिंक वो क्लैरिफिकेशन आ चुका है। मेरा मानना है कि ये बहुत सही क्लैरिफिकेशन है। एज लॉन्ग एज लॉ ऑफ द लैंड की कोई भी एसेट एनएफटी के अंडर नहीं है, तब तक उन एनएफटीज को एक क्रिप्टो की तरह ट्रीट करने में कोई दिक्कत नहीं है। इट इज जस्ट अ टोकन ऑन अ ब्लॉकचेन। लेकिन अगर एक अंडरलाइंग एसेट है तो एक एडिशनल लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है उस देश के रेगुलेशन की, उस चीज के ऊपर। अगर जमीन है, घर है, कोई लैपटॉप है, कोई एसेट है, कुछ भी है, तो उसके ऊपर उस देश का रेगुलेशन हावी होना चाहिए, ना कि क्रिप्टो का रेगुलेशन। अजीत खुराना जी, हम आपके पास आना है। आपको क्या लगता है कि एनएफटीज के लिए अलग रेगुलेशन चाहिए, कि आप नैमिष जी की बातों से सहमत हैं कि उन्हें भी एक ही रेगुलेशन के अंदर लाया जाए? देखिए, इसमें तकलीफ ये है कि यदि हमने दूसरा रेगुलेशन रखा होता कि भाई एनएफटी अलग चीज है, दूसरे जो क्रिप्टो करेंसी होती है अलग है, तो मैं आपको बताता हूं कि अगले ही दिन सैकड़ों इंडियन एंटरप्रेन्योर अपने टोकन को एनएफटी के अंदर डाल के बेचना शुरू कर दे। मजाक की बात नहीं है, ऐसा ही होता क्योंकि लोग देख रहे थे। तो इसलिए मुझे लगता है कि सरकार की ने समझबूझ कर ये काम किया है और ठीक किया है कि यदि आप अंडरलाइंग फिजिकल एसेट एनएफटी में डाल रहे हैं तो फिजिकल एसेट के रूल लागू होंगे, लेकिन अगर फिजिकल एसेट नहीं डाल रहे तो क्रिप्टो के रूल लागू होंगे। मुझे लगता है ये सही है।
बिल्कुल, लेकिन दूसरी तरफ जो आपको क्या लगता है कि भारत में रेगुलेशन जो है वो जब तक डिजिटल करेंसी नहीं आती है आरबीआई की, तब तक सरकार आगे नहीं बढ़ेगी उस पे, क्योंकि बहुत ही क्लैरिटी नहीं आ रहा है इस पे। और आरबीआई से भी हमने बात की तो वो जो डिजिटल करेंसी है वो पायलट उसकी हो रही है, लेकिन बहुत छोटे लेवल पे हो रही थी। पहले बात हो रही थी कि अप्रैल मई तक पायलट लॉन्च हो जाएगा, लेकिन ऑफिशियली अभी तक आरबीआई ने अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया है। आपको क्या लगता है कि ऐसी स्थिति में क्रिप्टो का ट्रेड भारत में जो अभी डाउनसाइज हुआ है, इसे बढ़ने में तब तक क्लैरिटी नहीं आएगी जब तक कि कानून नहीं बन जाता है या रूल्स में क्लैरिटी नहीं आ जाता है? देखिए, जब 1 रुपया आपके पास पेटीएम में हो, नेट बैंकिंग में हो या अपने हाथ में सिक्का हो, वो 1 रुपया ही होता है। तो जब आरबीआई का डिजिटल एसेट का 1 रुपया आएगा तो वो भी वो 1 रुपया ही होगा। जबकि समझो एक बिटकॉइन समझो 15 लाख रुपए है, तो जब बात करते करते वो 14.5 या 15.5 का हो सकता है। तो जो लोग बिटकॉइन या अन्य क्रिप्टो करेंसी में निवेश कर रहे हैं, उनकी जो मंशा है वो बिल्कुल अलग है उन लोगों से जो कि पेटीएम, नेट बैंकिंग या सिक्कों में डील कर रहे हैं। तो इसके लिए मुझे लगता है कि ये दोनों चीजों को एक ही तरह से जोड़ना तो एक्चुअली गलत है, चाहे इनकी अंडरलाइन जो टेक्नोलॉजी है वो एक ही हो। नैमिष सांघवी जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। ये जो ट्रेड में वॉल्यूम में जो गिरावट आई है, ये बहुत ही स्टीप गिरावट है। क्या 1%? और इसमें दूसरा, अगर हम आपसे ये जानना चाहें कि ये स्टीप गिरावट जो है, अगर हम ट्रेंड देखें तो इंडिया में क्रिप्टो में यंग पीपुल 21, 22, 25, 30 साल के उम्र के लोग ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे थे। क्या वहाँ अक्रॉस द सेगमेंट गिरा हुआ है या कुछ एक डिफरेंट एज सेगमेंट में गिरा हुआ है? क्या इस तरह के कुछ कैलकुलेशंस या एनालिसिस है आपके पास? ऐसा हमारे पास एग्जैक्ट डेटा नहीं है, बट जो डेमोग्राफिक्स का डेटा है वो काफी सिंपल है। जो यंग, आप जैसे बोले कि जो यंगस्टर्स है वो ज्यादा क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं, निवेश करते हैं। हालांकि शुरुआत में जो अजीत जी ने बोला, ज्यादातर जो इन्वेस्टर है वो एक्चुअली इन्वेस्टर नहीं बल्कि ट्रेडर्स है, यानी कि वो आज खरीदते कल बेचने वाले लोग हैं। और वो उतना समय, उतना टाइम जो है वो आजकल का यूथ ही डाल सकता है उसमें, जिनके पास एक्स्ट्रा टाइम है। मेरे जैसे लोग या शायद अजीत जैसे लोग या जो ओल्डर लोग हैं, वो जो है वो इन्वेस्टर की तरह आते हैं, खरीदते हैं और रख देते हैं। जो डे ट्रेडर्स है, जिनकी वजह से जो वॉल्यूम है वो आ रहा है, वो पूरा का पूरा पॉपुलेशन जो है वो यंग जनरेशन का है। उन्होंने ही बंद कर दिया है कि अगर वो टीडीएस अगर हर ट्रांजैक्शन पे देना शुरू कर देंगे तो उनका कैपिटल खत्म हो जाएगा काफी जल्दी। इसीलिए जो है वॉल्यूम डाउन हुआ है। बट जो इन्वेस्टर है वो अभी भी इन्वेस्ट करेगा, क्योंकि उसे टीडीएस का कोई इंपैक्ट नहीं है। एक इन्वेस्टर को, बायर को टीडीएस नहीं देना है, टैक्स नहीं कट रहा है उसका। जिस भी एक्सचेंज पे वो ट्रेडिंग कर रहा है वो एक्सचेंज मैनेज कर रही है उस चीज को। तो इन्वेस्टर का पॉपुलेशन अभी भी, आप ये कैसे कह रहे हैं कि 1% टीडीएस देने से उनका कैपिटल इरोड हो जाएगा? 1% टीडीएस उनको अपने प्रॉफिट पे देना है, तो वो कैपिटल इरोड कैसे होगा? नहीं, टीडीएस जो है वो आपका फुल सेल अमाउंट पे देना है। यानी कि आपने अगर 100 रुपए का क्रिप्टो बेचा तो आपको 99 ही हाथ में आएगा। 1 रुपए जो है वो एक्सचेंज काट लेगा बतौर टीडीएस। फिर आपने अगली बारी 99 करा तो 0.99 रुपीज कट जाएगा, आपके पास 98 बचेगा। सो टीडीएस इज ऑन द फुल वैल्यू, सिर्फ प्रॉफिट पे नहीं है। प्रॉफिट पे आपको 30% इनकम टैक्स है। अच्छा, तो ये क्या ये इस अजीत खुराना जी, क्या ये क्लैरिटी आप मुझे दे सकते हैं, क्या ये सही है? क्योंकि जितना मैं समझता हूं कि टीडीएस जो है वो प्रॉफिट पे ही कटेगा या पूरे ट्रांजैक्शन वैल्यू पे कटेगा, और वो रिफंडेबल भी होगा। अगर पूरे ट्रांजैक्शन वैल्यू पे कटता है तो वो रिफंड भी आप ले सकते हैं। रिफंडेबल तो बिल्कुल होगा, लेकिन आप जैसे जानते हैं कि पूरे फाइनेंशियल ईयर में टीडीएस कटता है, उसके 6 महीने बाद आप रिटर्न भरते हैं, उसके कुछ महीनों बाद आपको रिफंड मिलता है। तो रिफंड मिलेगा, लेकिन ये फुल ट्रांजैक्शन वैल्यू पे कट रहा है। यही तो सबसे बड़ी तकलीफ की बात है। और सरकार के भी हाथ बंधे हुए हैं, वो सिर्फ प्रॉफिट पे नहीं कर सकते, क्योंकि प्रॉफिट कैलकुलेशन इम्पॉसिबल है। यूजुअली टीडीएस में क्या होता है, जैसे कि आप कोई व्यापारी है, मैं आपको पेमेंट दे रहा हूँ, टीडीएस काट रहा हूं, तो मैं आपको जानता हूं, जो बायर होता है वो सेलर को जानता है और वो टीडीएस काटता है। अब क्या हो रहा है, एक्सचेंज टीडीएस काट रही है, क्योंकि बायर सेलर आपस में एक दूसरे को जानते नहीं है। चूंकि एक्सचेंज काट रही है तो उसे तो पता नहीं है कि सेलर ने कितने में खरीदा था, उसे तो सेलर के परचेज प्राइस की जानकारी नहीं है। इसलिए जो प्रावधान है वो ये है, पूरे ट्रांजैक्शन वैल्यू पे 1% काटो। अगर बाय द वे सिर्फ प्रॉफिट पे होता तो 1% नहीं 10 या 20% होता। सिर्फ उधर काटा, तो अगर कोई बहुत फ्रीक्वेंटली ट्रेड कर रहा है, जैसे 100 रुपए आज थे,
आज खरीदा बेचा शाम तक 10 ट्रेड कर लिए, तो अभी आपके पास 95 रुपीज बचे हैं, चाहे आपका एक भी पैसे का मुनाफा या नुकसान ना हुआ। बिल्कुल, ये आप सही कह रहे हैं। तो इस पे शायद सरकार को अपने कानून में कुछ बदलाव करना पड़े या इसको फैसिलिटेट करने के लिए कुछ ये करे। लेकिन क्या वो टीडीएस ट्रांजैक्शन भी ये आ रहा है कि कितने दिनों तक में वो रिफंड आता है, इसमें तेजी लाने की जरूरत है। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये विंटर फॉल खत्म होगा, उसके बाद भारत में ट्रेड वॉल्यूम बढ़ेगा? आज जैसा कि हम देख रहे थे कि थोड़ा सा जो रेट है बिटकॉइन का या अदर इथेरियम का, उसमें उछाल देखने को मिल रहा है, लेकिन ये ऑल टाइम लो पे उन बिटकॉइन की अगर आप बात करें तो 19,000 से नीचे चला गया था। क्या आपको लगता है आने वाले दिनों में यहाँ पे कुछ उछाल देखने को मिलेगा या हमें भी इंटरनेशनल ट्रेंड की तरह ही चलना पड़ेगा? हालांकि मैं नैमिष की भी सलाह इस पे जानना चाहता हूं, बट सबसे पहले मैं ये कह दूंगा कि इस प्रोग्राम पे इस समय कोई भी वित्तीय सलाहकार नहीं है, तो आप सलाह जरूर लीजिए अपनी तरफ से। मेरी जो समझ है वो ये है कि उतार चढ़ाव 3-5% का बिटकॉइन में तो रोज का खेल है, मगर शायद अभी इस मार्केट में दर्द और बाकी है। हम आपके पास आना, हाँ, आपके पास आना चाहेंगे कि ये भी फॉरेन जितने भी क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं उस पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है। इंडिया में भी प्रेशर बढ़ गया है, भले वो टैक्सेशन के चलते हो या किसी और चीज़ के चलते हो। कहीं कहीं पे एम्प्लॉयज़ की छटनी भी हो रही है। कुछ एक आध इंसिडेंट ऐसे भी आए हैं कि दिवालिया भी हुए हैं कुछ एक्सचेंजेस। क्या आने वाले दिनों में सिचुएशन सुधरेगा? भारतीय एक्सचेंजेस जो हैं उनकी क्या स्थिति है और उन्हें किस तरह के सरकार से मदद की जरूरत है, अगर, क्योंकि सरकार तो क्रिप्टो को मान्यता ही नहीं दे पा रही है अभी तक। मेरा मानना है अगेन, ये क्रिप्टो करेंसी का उतार चढ़ाव जो है वो चलता रहेगा। जैसे ही क्रिप्टो करेंसी ऊपर जाती है, इंटरेस्ट लोगों का बढ़ता है, और वो किसी भी मार्केट में, कल को कोई स्टॉक भी ऊपर जाएगा तो इंटरेस्ट उसमें लोगों का बढ़ेगा, और इसकी वजह से एक्टिविटी जरूर बढ़ सकती है, वॉल्यूम जरूर बढ़ सकता है इन्वेस्टर का, बाइंग का, ट्रेडिंग का। लेकिन जो एक्चुअल धंधा जो इंडिया में चलता था, मैं अगर सिंपली बताऊं तो वो यही था कि आपने इस एक्सचेंज से बाई किया और उस एक्सचेंज में बेचा, और वो बीच में आपने 0.1%, 0.2% का कमाई कर ली। या तो आज किसी को कोई अपडेट आ गया तो आज खरीद लिया, कल बेच दिया। जब तक टीडीएस है तब तक ये वॉल्यूम्स वापस आना मुश्किल है। तो अगर आप मुझे पूछे कि सहायता क्या चाहिए एक्सचेंजेस को, तो मेरा मानना है कि एक्सचेंजेस को एक लाइसेंसिंग एग्रीमेंट मिलने के बाद एक डेटा शेयरिंग एग्रीमेंट होना चाहिए सरकार के साथ, जिसके अंडर एक्सचेंजेस अपना सारा डेटा सरकार को शेयर करें और टीडीएस हटा दिया जाए। मतलब जो टीडीएस से ट्रैकिंग करना चाहती है सरकार, उसकी जगह पे एक्सचेंजेस खुद ही एक ट्रैकिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने लगे और टीडीएस हट जाए, तो जो है फिर से ट्रेडिंग वॉल्यूम्स जहां थे वहां पे आ सकते हैं जब ये विंटर खत्म होगा और मार्केट्स फिर से रिकवर करने लगेंगे। लेकिन अगर टीडीएस नहीं हटेगा तो मेरा अंडरस्टैंडिंग ये है कि उस लेवल पे अब वॉल्यूम्स कभी नहीं जा सकते इंडियन मार्केट्स में। फॉरेन एक्सचेंजेस में शायद जा सकते हैं क्योंकि उनके ऊपर ये प्रेशर नहीं है। अभी हमें कुछ रिपोर्ट ऐसे भी मिल रही है कि क्रिप्टो कुछ एक्सचेंजेस ने विड्रॉल पे भी बैन लगा दिया है। क्या ऐसा हो रहा है और क्या आपके एक्सचेंज में ऐसा हो रहा है या बाकी एक्सचेंजेस में ऐसा हो रहा है? देखिए, जो विड्रॉल पर जहां पर रोकथाम लगी है वो ज्यादातर कस्टमर अपने पैसे वापस ले ले उस पर नहीं लगी, बट काफी जो एक्सचेंजेस हैं वो एक्सचेंजेस के अंदर डिपॉजिट के रूप वाले ऑफरिंग देते हैं, यानी कि आप इंटरेस्ट अर्न कीजिए। तो ठीक उसी तरह जैसे आप बैंक में डिपॉजिट डालते हैं, बैंक आपको इंटरेस्ट देता है, पर बैंक पीछे कहीं और इंटरेस्ट लेता है, जैसे कि लोन देता है। क्रिप्टो एक्सचेंजेस में भी यही हो रहा है और वहां पे उनके पैसे फंस गए हैं। चूंकि उनके पैसे फंस गए, वो आगे नहीं दे सके। ठीक उसी तरह जिस तरह आज सारे लोग बैंक पहुंच जाए और बोले हमें अपने पैसे चाहिए अपने हाथ में, तो बैंक भी नहीं दे पाएगा। ये हालत आई है, तो ये बहुत गंभीर सिचुएशन है। हालांकि जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस थे उन्होंने अपने टर्म्स एंड कंडीशंस में ये पहले से लिखा हुआ था लोगों, लेकिन लोग पढ़ आज रहे हैं और उन्हें पता आज चल रहा है। बिल्कुल, पर ये अजीत खुराना जी, हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि क्या ये अगर सिचुएशन हो रहा है कि विड्रॉल पे अगर बैन लग रहा है, तो क्या ये एक बड़ी क्राइसिस बन के उभर नहीं सकती है? क्योंकि जैसा कि बोल रहे हैं कि अगर टीडीएस लगने के चले कि डे ट्रेडर्स के लिए काफ़ी दिक्कतें हो गई हैं, वहाँ वॉल्यूम गिर गया है, अगर पैसे फंस रहे हैं, अगर लोगों के पैसे फंसेंगे तो विड्रॉल नहीं हो पाएंगे, तो और ज़्यादा क्राइसिस बढ़ सकती है।
विड्रॉ ना कर पाना ये बहुत बड़ा क्राइसिस है, क्योंकि मैंने मेरे पैसे डाले और आप मुझे कह रहे हैं मैं वापस नहीं ले सकता, ये बिल्कुल ही नहीं माना जा सकता। और इसी कारण की वजह से मेरा मानना यह है कि आपने जो 1 2 3 एक्सचेंजेस या टोकन्स के बारे में सुना है जिन्होंने विड्रॉल बंद किए हैं, मुझे लगता है कि बस वो शुरुआत है, क्योंकि लोग इसमें जब हड़बड़ा जाएंगे कि उन्हें पैसे की जरूरत है, उन्हें उन पैसों का उपयोग करना है कहीं पर, तो वो दूसरी जगह से लेने की कोशिश करेंगे, तो दूसरी जगह दबाव पड़ने लग जाएगा, वो दूसरी जगह फिर फेल होगी। तो यहाँ पे बहुत गंभीर स्थिति है और हमें इसकी बहुत बड़ी चिंता है। बिल्कुल, तो क्रिप्टो एक्सचेंजेस में जो सडन फॉल हुआ है टीडीएस लगने के बाद, विड्रॉल पे बैन लगा रहे हैं कुछ एजेंसियां, तो आने वाले दिनों में ये क्रिप्टो के लिए एक मुसीबत बन सकती है, क्रिप्टो ट्रेड के लिए, इंडिया के लिए। और इसको अगर संभालना है तो डेफिनेटली जो एक्सचेंजेस है उनका ये मानना है कि सरकार को टीडीएस पे कुछ कमी करनी होगी, उन्हें डाटा शेयरिंग एग्रीमेंट करना होगा। तो ये था आज का स्पॉटलाइट। आने वाले हफ्ते में हम फिर बात करेंगे एक नए टॉपिक पे। आप सभी मेहमानों का हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।